हमारे इस नए गहन विश्लेषण में सुनने वालों का स्वागत है। आज जिन ऐतिहासिक स्रोतों और नोट्स पर हम चर्चा करने वाले हैं, वे प्राचीन भारतीय इतिहास के एक ऐसे अध्याय को खोलते हैं जिसे अक्सर किताबी पन्नों में बहुत तेजी से पलट दिया जाता है। हाँ, आमतौर पर लोग सीधे बड़े साम्राज्यों की बात करना पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा विषय है मौर्य साम्राज्य के बाद के राजवंश, या जिन्हें इतिहास में पोस्ट मौर्य एम्पायर्स कहा जाता है। इस चर्चा का उद्देश्य ये समझना है कि जब एक विशाल मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, तो उसके बाद जो राजनीतिक उथल-पुथल मची, उसने किस तरह अद्भुत सांस्कृतिक और वैश्विक बदलावों को जन्म दिया। तो चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं, कैसे एक विशाल सत्ता के टूटने से नए विचारों को पनपने का मौका मिला। जी, इस विषय को समझने के लिए उस दौर के राजनीतिक परिदृश्य को देखना बहुत जरूरी है। मौर्य साम्राज्य के पतन को अक्सर केवल एक अंधकार युग मान लिया जाता है। मतलब जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। बिल्कुल, ऐसा ही प्रचारित किया जाता है, लेकिन ऐतिहासिक सच इससे अलग है। जब जंगल का एक विशाल पेड़ गिरता है, तो वो जमीन तक सूरज की रोशनी पहुंचने का रास्ता खोल देता है, जिससे नए पौधे पनपते हैं। मौर्यों के पतन के बाद भारत की स्थिति भी ठीक वैसी ही थी। यह काल केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि भारत के बाहरी दुनिया से जुड़ने का एक बेहद महत्वपूर्ण चरण था। ये बहुत ही सटीक उपमा है। और इस कहानी की शुरुआत भी एक बेहद नाटकीय घटना से होती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या किसी युद्ध के मैदान में नहीं हुई थी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि खुद उनके ही सैन्य कमांडर पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी थी। ये एक स्पष्ट सैन्य तख्तापलट था, जिसके साथ ही शुंग राजवंश की नींव पड़ी। और ये घटना इस बात का प्रमाण है कि सेना का नियंत्रण राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया था। पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता हाथ में लेने के बाद अपनी राजधानी विदिशा बनाई, जो आज के मध्य प्रदेश में है। मतलब सत्ता का केंद्र अब थोड़ा मध्य भारत की ओर खिसक रहा था। एकदम सही। और उन्होंने ब्राह्मणवाद का पालन किया। वे कृष्ण के भक्त थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनके समय में बौद्ध धर्म को भी संरक्षण मिला। सांची और भरूहुत के स्तूपों का विस्तार इसी दौर में हुआ। और स्रोतों में एक और बहुत बड़ा अहम मोमेंट है। महान संस्कृत वैयाकरण पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य लिखी, वे पुष्यमित्र शुंग के ही समकालीन थे। जी, साहित्य और इतिहास का ये बड़ा अनोखा संगम है। और महाभाष्य के अनुसार पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। एक और दिलचस्प बात, कालिदास का मशहूर नाटक मालविकाग्निमित्रम वास्तव में पुष्यमित्र के बेटे अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी पर ही आधारित है। बिल्कुल, लेकिन जो राजनीतिक चक्र मौर्यों के साथ घूमा था, वो शुंगों के साथ भी दोहराया गया। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या भी उनके अपने मंत्री वासुदेव द्वारा की गई। और वहीं से कण्व राजवंश की शुरुआत हुई। सही कहा। कण्व शासकों को ग्रंथों में शुंग भृत्य कहा गया है, जिसका मतलब है शुंगों के सेवक। यानी सत्ता अब राजाओं के हाथ से निकलकर शक्तिशाली मंत्रियों के हाथों में जा रही थी। खैर, उत्तर और मध्य भारत की इस राजनीति से अगर हम थोड़ा दक्षिण की तरफ दक्कन के पठार की ओर बढ़ें, तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि इसी समय दक्कन में सातवाहन राजवंश का उदय हो रहा था। 60 ईसा पूर्व से लेकर 225 ईस्वी तक उनका दबदबा रहा। जी, इन्हें आंध्रा या आंध्रभृत्य भी कहा जाता था। इनकी राजधानी पेठण या प्रतिष्ठान थी। उन्होंने भी ब्राह्मणवाद को अपनाया, लेकिन जिस बात में उन्हें सबसे अलग किया वो था उनका समाज। हाँ, और ये सच में हैरान करने वाला है। सातवाहन समाज मात्र सत्तात्मक यानी मैट्रिलिनियल व्यवस्था से बहुत प्रभावित था। शासक अपनी माताओं का नाम अपने नाम के ठीक आगे लगाते थे। जैसे उनके सबसे महान शासक गौतमी पुत्र शातकर्णी। बिल्कुल, प्राचीन काल में जहां सत्ता पितृसत्तात्मक थी, वहां माताओं का नाम लगाना बहुत बड़ी बात थी। गौतमी पुत्र शातकर्णी का शासनकाल सातवाहनों का स्वर्ण युग माना जाता है। उनके बारे में सबसे प्रामाणिक जानकारी नासिक शिलालेख से मिलती है, जो उनकी मृत्यु के बाद उनकी माता गौतमी बलश्री ने बनवाया था। अच्छा जी, इसमें बताया गया है कि उन्होंने शक शासक नहपान को हराया था। उन्हें एक ब्राह्मण की उपाधि मिली और उन्होंने 4 स्तरीय वर्ण व्यवस्था शुरू करने का दावा किया। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी वे बहुत आगे थे। रोमनों के साथ उनका बड़ा व्यापार था। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे अनोखी लगी,
उन्होंने सीसे यानी लेड के सिक्के चलाए। तांबे या सोने के तो सुने हैं, लेकिन सीसे के सिक्के? ये असल में बहुत व्यवहारिक था। उन्होंने तांबे, कांसे और पुटीन के सिक्के भी चलाए। पुटीन एक मिश्र धातु होती है। इससे पता चलता है कि स्थानीय व्यापार भी बहुत मजबूत था। और सातवाहनों ने ही ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान करने की प्रथा शुरू की, जिसने आगे चलकर सामंतवाद की नींव रखी। और वास्तुकला में भी चट्टानों को काटकर बनाए गए चैत्य और विहार जैसे अजंता, एलोरा, कन्हेरी और कार्ले चैत्य सब इन्हीं की देन है। अमरावती और नागार्जुनकोंडा के स्तूप भी। बिल्कुल। अब भारत के भीतर तो ये सब चल रहा था, लेकिन सीमाओं पर भी बहुत कुछ हो रहा था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से मध्य एशिया से बड़े आक्रमण शुरू हुए। हाँ। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आखिर ये आक्रमण एक साथ क्यों हुए। इसके दो बड़े कारण थे। पहला, चीन की महान दीवार का बनना, जिससे कबीले चीन की तरफ नहीं जा सके। सही, उन्हें नए चारागाह चाहिए थे। और दूसरा कारण था सेल्यूसिड साम्राज्य का कमजोर होना। इससे सत्ता का एक बहुत बड़ा निर्वात पैदा हो गया, जिसे भरने ये कबीले भारत की तरफ आए। और हिंदू कुश पार करने वाले सबसे पहले लोग इंडो ग्रीक थे। इनमें राजा मिनांडर या मिलिंद का नाम सबसे ऊपर आता है। उनकी राजधानी सियालकोट थी। और बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ उनका संवाद तो इतिहास में बहुत मशहूर है। जी, जिसे मिलिंद पन्हु कहा जाता है। मिनांडर ने आत्मा और कर्म पर गहरे सवाल उठाए और अंत में बौद्ध धर्म अपना लिया। ये सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा टेक अवे है कि इंडो ग्रीक ही वे पहले लोग थे जिन्होंने भारत में सोने के सिक्के चलाए, और सिक्कों पर राजाओं की तस्वीर छापने की शुरुआत भी उन्होंने ही की। बिल्कुल, ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा का नया तरीका था। उन्होंने उत्तर पश्चिम में हेलेनिस्टिक कला, जिसे हम गांधार कला कहते हैं, उसकी भी शुरुआत की। इंडो ग्रीक के बाद शकों का आगमन हुआ, जिन्हें सीधियन भी कहते हैं। इन्होंने 5 शाखाओं में राज किया। हमारे स्रोतों में 57 ईसा पूर्व की एक बड़ी घटना का जिक्र है, जब उज्जैन के विक्रमादित्य परमार ने शकों को हराया। और इसी जीत की खुशी में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। शकों के शासनकाल में रुद्रदामन प्रथम का नाम बहुत बड़ा है। उनका जूनागढ़ रॉक शिलालेख संस्कृत भाषा का सबसे पुराना शिलालेख है। और उन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत भी करवाई थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनी थी। एक विदेशी शासक का संस्कृत अपनाना और पुरानी झील बनवाना ये साफ दिखाता है कि वे भारतीय जनता के बीच अपनी जगह बना रहे थे। एकदम सही विश्लेषण है। शकों के बाद मध्य एशिया से कुषाण आए, जो युएझी कबीले से थे। पहले शासक कुजला कड़फिसिस थे। कुषाणों ने खुद को देवपुत्र कहा और अपनी राजधानी पेशावर से मथुरा ले आए। और कुषाणों में सबसे बड़ा नाम है कनिष्क का। 78 ईस्वी में उन्होंने शक संवत की शुरुआत की, जो आज भारत सरकार इस्तेमाल करती है। ये कितनी बड़ी ऐतिहासिक विडंबना है ना। वाकई, कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता है। उन्होंने चौथी बौद्ध संगीति को संरक्षण दिया और उनके समय में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी हुए। कुषाणों की सबसे बड़ी ताकत थी सिल्क रोड पर उनका नियंत्रण, जिससे चीन, भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार बहुत बढ़ गया। अफगानिस्तान में मिला रबातक शिलालेख, जो बैक्टीरियन भाषा और ग्रीक लिपि में है, वो इसी वैश्विक संपर्क का सबूत है। जी, और इस वैश्विक संपर्क ने आम जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मैंने पढ़ा है कि पगड़ी, शेरवानी और घुड़सवारी की नई तकनीकें इसी दौर में भारत आई। कुषाण तो भारतीय संस्कृति में पूरी तरह रम गए थे। वे शिव और बुद्ध दोनों की पूजा करते थे। समाज के साथ साथ विज्ञान में भी क्रांति आ गई थी। चिकित्सा में चरक की चरक संहिता और सर्जरी के पिता सुश्रुत का काम इसी दौर का है। प्रशासन में क्षत्रप प्रणाली आई, जहां सैन्य जनरलों को स्ट्रैटेगोस और गवर्नरों को महाक्षत्रप कहा जाता था। बिल्कुल। और कला के क्षेत्र में तो 2 बिल्कुल अलग स्कूल विकसित हुए, गांधार कला और मथुरा कला। इन दोनों में एक साफ तुलना देखने को मिलती है। जी, गांधार कला हेलेनिस्टिक शैली से प्रभावित थी। इसमें भूरे बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था और बुद्ध के पीछे का प्रभामंडल बहुत साधारण होता था। और मथुरा कला? मथुरा कला पूरी तरह स्वदेशी थी, जिसे कुषाणों ने विकसित किया। इसमें हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों विषयों का संगम था। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ और बुद्ध के पीछे एक बेहद स्पष्ट और विकसित प्रभामंडल बनाया गया। ये वाकई हैरान करने वाला है। तो इन सब पर चर्चा करने के बाद हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद का समय कोई अंधकार युग बिल्कुल नहीं था, बल्कि कला, विज्ञान और वैश्विक व्यापार अपने चरम पर थे। प्राचीन भारत दुनिया से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें
तो सत्ताएं बदलती हैं, लेकिन सभ्यताएं मिलकर कुछ नया और समृद्ध बनाती हैं। बाहरी संस्कृतियों ने यहाँ आकर नष्ट नहीं किया, बल्कि वो यहीं घुल मिल गई। और यही वो विचारोत्तेजक सवाल है जो आज श्रोताओं के लिए हम छोड़कर जा रहे हैं। आज जिन चीजों को हम विशुद्ध रूप से अपना मानते हैं, जैसे राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत या हमारी पारंपरिक शेरवानी और पगड़ी, वे वास्तव में मध्य एशिया और वैश्विक संस्कृतियों के मिलाप का परिणाम है। ऐसे में क्या इतिहास में विशुद्ध स्वदेशी जैसी कोई चीज होती भी है, या हमारी सबसे बड़ी ताकत हमेशा से नई संस्कृतियों को अपनाकर उन्हें भारतीय रूप देने में रही है? ये निश्चित रूप से सोचने का विषय है। तो इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी सुनने वालों का धन्यवाद। इतिहास के ऐसे ही किसी और दिलचस्प अध्याय के साथ हम अगले गहन विश्लेषण में फिर लौटेंगे। विदा।